जय हिंद, भारत माता की जय। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी अपने मैंने एक पहली वीडियो ज्योग्राफी की जो अपलोड की है, उसमें मैंने प्रारंभ किया था भौतिक भूगोल से, जिसमें मैंने फिजिकल ज्योग्राफी के विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स को बताया था, जिसमें मैंने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और उसके साथ-साथ बायोस्फीयर को छोड़ के हमने लिथोस्फीयर और ये हाइड्रोस्फीयर पर चर्चा कर ली थी, ठीक है ना? अब हम जब लिथोस्फीयर में जो पृथ्वी के बारे में पढ़ रहे थे, तो पृथ्वी की वहाँ पे हमने संरचना के बारे में पढ़ा था। संरचना के साथ-साथ हमने जो महाद्वीप हैं, उनके बारे में और ओशन के बारे में भी अध्ययन कर लिया था। कल जो हमारा वीडियो समाप्त हुआ था वो लैटिट्यूड से समाप्त हुआ था, अक्षांश से समाप्त हुआ था। आज हम अगला उसका भाग जो कि लॉन्गिट्यूड से चर्चा करना था, वो आज मैं इसी वीडियो से प्रारंभ कर रहा हूँ। ठीक, तो जो हमें पहला आज प्रारंभ करना था वो लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर से। तो देशांतर से हम प्रारंभ करेंगे, ठीक है ना? देशांतर, ठीक, लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। हमने कल बता दिया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, लोकेशन बता दिया था एक्स और वाई की, और जो मैंने ग्राफ बना के तो उसको समझा के मैंने बताया था, आपको दिशा का ज्ञान भी बता दिया था। तो अब हम लॉन्गिट्यूड को बारे में अगर समझें तो सबसे पहले हम जाने कि ये भी एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पृथ्वी पर लंबवत दौड़ती हैं, लंबवत चलती हैं, ठीक है ना? लंबवत कैसे चलेंगी? लंबवत ऐसे चलेंगी, ठीक है ना? ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है और ये हमारा साउथ पोल हो जाता है। मैंने पहले ही बता दिया है ये सारी चीज़ें, कल चीज़ें। अगर जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो कल का लेक्चर जब एक बार देख लेगा उसको समझ में आएगा। ठीक, तो ये हमारी होती हैं लंबवत रेखाएं, जो कि ध्रुवों से होती हुई पृथ्वी के पूरे बॉडी में ये चलती हैं, यानी कि समा, और एक बात ध्यान रखने की, ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ठीक, ये हो गई हमारी क्या, देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं निर्मित कैसे हुई, ये कहते कैसे हैं? तो ये भी होते हैं एक प्रकार के कोण, एंगल। कहाँ से? पृथ्वी का जो केंद्र है, अर्थ के सेंटर से, अर्थ से के सेंटर से एक एंगल होता है, जो कि हम लैटिट्यूड में क्या पढ़े थे, नॉर्थ से साउथ जाता था, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड में होता है वो जो एंगल होता है वो हमारा ईस्ट से वेस्ट चलता है। ठीक, ईस्ट से वेस्ट चलता है। ठीक, तो अर्थ के केंद्र से ईस्ट और वेस्ट की ओर जो निर्मित कोण होता है, देखो, एक लैटिट्यूड एंगल होता है और एक लैटिट्यूड लाइन होती है, दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, तो ध्यान में रखेंगे। ऐसे ही हमने लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूड में बताया था, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड में बता रहा हूँ कि लैटिट्यूड एंगल डिफरेंट थिंग है और जो लैटिट्यूड एंगल है वो अलग चीज़ है। तो ये हमारा होता है देशांतर, यानी कि जो पृथ्वी के केंद्र से। अब इसको हम चित्र के माध्यम से अगर आपको समझाएं तो आप आगे देखिए। जैसे ये हो गया, इसको हम आधे भाग में बांटते हैं। जैसे पृथ्वी, हेमिस्फीयर तो पढ़े होंगे, अर्धगोला यानी कि गोले का आधा भाग, गोले का आधा भाग। तो अब देखिए, हमने ये हमारा पृथ्वी का केंद्र हो गया, और ये हमारा कौन सा दिशा थी, ये देखो हमने दिशा ज्ञान पहले आपको बता दिया है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, तो अब इसी को इस पे चिपका देंगे तो ये ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, और ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर भी है, और ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा और ये हमारा साउथ हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, जब हम इसमें क्या बताए, कोण कैसा, ईस्ट और वेस्ट की, तो केंद्र से ईस्ट की ओर चलो, ईस्ट की ओर और वेस्ट की ओर, ईस्ट की ओर जा रहे हैं और ये देखो इधर वेस्ट की ओर आ रहे हैं। अब इन्हीं रेखाओं को जब हम ऐसे मिला देते हैं ध्रुवों से, देख रहे हैं आप, ये अर्धगोला बना है, ठीक है ना? ये अर्धगोला है। तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये कोण, ये कोण, इन्हें कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंगल, यानी कि देशांतरीय कोण। और ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं, ये है देशांतरीय रेखाएं। अब जब यही सेम चीज एक ऊपर अर्ध, इसका आधा भाग रख दिया जाएगा तो ये पूरा एक सर्कल बन जाए। मतलब एक सर्कल नहीं होता, ये सेमी सर्कल टाइप का होता है, लेकिन अगर इसको आप देखेंगे तो एक तरीके से पूरा सर्कल आपको पृथ्वी पर ये दिखता है, ठीक है ना? तो जब ये पूरी पृथ्वी, तो इस तरीके से ये बनता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, पृथ्वी के केंद्र से पूरब और पश्चिम की ओर जो कोण बनते हैं या चलते हैं उनको। लेकिन ये रेखाएं चलती कैसे हैं, ये चलती उत्तर और दक्षिण है, लेकिन जो कोण इसका चलता है वो पूरब और पश्चिम बनता है। तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि अगर, तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर लैटिट्यूड एंगल पूछ रहा है या लैटिट्यूड लाइन पूछ रहा है, और ये पूछ रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल एंगल पूछ रहा है या लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन और लैटिट्यूडनल एंगल दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, याद रखना। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, छात्र इसी में कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसको हम मानचित्र पर अपने देखते हैं कि किस तरीके से ये निर्मित होती है। ठीक, तो मानचित्र पर देखने के लिए हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले एक रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री, 0 डिग्री से हम इधर जाते हैं तो 90 इधर और 90, 180 इधर और 180 इधर, तो पूरे 360 हमारी ये लैंगिट्यूडनल लाइंस को डिवाइड करते हैं। ठीक, जो हमारी लैंगिट्यूडनल लाइन जिसे हम अपना 0 डिग्री मानते हैं, रेफरेंस मानते हैं, उसे हम प्राइम मेरिडियन या प्राधान यामोत्तर के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से यूके, ब्रिटेन, ये ब्रिटेन, फ्रांस, टोगो, इन सब जगह से होके गुजरती है। ठीक है ना? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 डिग्री है, और इसके इस तरफ
180 इधर है और 180 इधर है, पूरा 360, यानी कि पृथ्वी 360 कोणों को घूमती है कितने घंटे में? 24 घंटे में। 24 घंटे में अपने 360 डिग्री ये पृथ्वी पूरी घूम जाती है। ये 24 घंटे जो होता है ये पृथ्वी का रोटेशन होता है। रोटेशन यानी कि अपने अक्ष पर जो पृथ्वी घूमती है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूम रही है ये 24 घंटे, यानी कि लगभग ये 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है। तो ये अपने अक्ष पर इतने समय में घूमती है, ठीक, ये इसका टाइम है। और जो ये ऐसे रिवोल्यूशन वाला घूमती है वो रिवोल्यूशन इसका है हमारा 365 दिन, ठीक। तो 365 दिन उसको हम लगभग मानते हैं, ठीक। अब चलते हैं 360 डिग्री 24, 180 इधर 180 इधर, 0 डिग्री हमारी प्रधान यामोत्तर है, ठीक। और जो 0 डिग्री का एकदम उल्टा है, यानी कि जो इसके पीछे, जब ये तो खुला हुआ है पृथ्वी, और जब इसको हम घुमा देंगे, ऐसे घूम, एक कागज लोगे जैसे पूरा कागज है पृथ्वी, अब ऐसे घुमा दोगे तो ये जो हमारा 0 डिग्री 180 के पीछे, तो ये जो 180 होता है हमारा ना, ये हमारा इंटरनेशनल डेट लाइन होता है। इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि एक जिग जैग रेखा है। तो ध्यान रखना है कि ये जो हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन है, आइडियल जो है हमारी, वो एक जिग जैग रेखा है, और ये एकदम सीधी रेखा है जो कि हम प्राइम मेरिडियन, और ये हमारी समय रेखा है, और ये हमारी तिथि रेखा है। तो इससे हम क्या निर्धारित करते हैं? समय निर्धारित करते हैं, और इससे हम अपनी तिथि, देशों में कौन सी तिथि होगी, आज कौन सा डेट होगा, उसका निर्धारण करते हैं, ठीक। तो ये है हमारी लॉन्गिट्यूड, देशांतर। देशांतर को ध्यान रखने की जरूरत है कि ये एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। इनके जो इक्वेटर पर इनके बीच की डिस्टेंस होती है वो 11.12 किलोमीटर के आसपास होती है, और जैसे ही हम इक्वेटर से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जाती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखने की बात है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया भी है पहले स्लाइड में। तो ये देखिए, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, सबसे ज्यादा डिस्टेंस इनके बीच में इक्वेटर पर है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते हैं ध्रुवों की ओर, देखिए ये इनके बीच की दूरी कम हो जा रही है, ठीक है ना। ये एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं, देशांतर एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं, और ये एक प्रकार के पैरेलल, वो एक प्रकार के वृत्त होते हैं जो कि पृथ्वी पर, इन्हें ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। तो पूरे 360 ग्रेट सर्कल के रूप में ये होते हैं, ठीक। और एक ग्रेट सर्कल जो होता है ये भी होता है ग्रेट सर्कल, ठीक, जो हमारा इक्वेटर पर होता है, ठीक। तो पूरे 361, ठीक। अब आगे चलते हैं, खींचे कितने जा सकते हैं? खींचे अनंत जा सकते हैं, ठीक है ना। कितने भी खींच दो भाई, हम अभी 1 डिग्री पर कर रहे हैं, फिर हम 1.1 डिग्री पर करेंगे, 1.2 डिग्री पर करेंगे। तो इस तरीके से अभी तो हमने 360 डिग्री में पृथ्वी को विभाजित किया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया, अब हम समय के बारे में समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम समय को निर्धारित करते हैं। जैसे आपने सुना होगा जो भारत का मानक समय है वो +5 आवर 30 मिनट ग्रीनविच मीन टाइम अहेड, यही बोलते हैं ना, +5:30 अहेड फ्रॉम द ग्रीनविच मीन टाइम। भारत का समय क्या है? +5:30 ग्रीनविच। अब इसका मतलब क्या है, इसको समझने की जरूरत है भैया। कैसे ऐसे बोल दिए, माइनस काहे नहीं बोल दिए? तो अब समझने की जरूरत है आपको कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो हमारी मानक तिथि रेखा है, मैंने कल आपको बताया था कि जो हमारी पृथ्वी घूमती किधर से है, ईस्ट से वेस्ट घूमती है, ठीक। ईस्ट से वेस्ट घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है। किधर से? ये, ओ क्षमा करिएगा, वेस्ट टू ईस्ट, हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट जाती है, ठीक। वेस्ट से ईस्ट की ओर ऐसे घूमती है, ठीक। पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी कि ऐसे बढ़ेगी, ठीक। तो हमारा जो सन उदय होता है, सूरज इधर होगा, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में होता है सन। तो सन हमारा वेस्ट टू ईस्ट, पृथ्वी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जाती है, सन हमारा यहाँ होता है। तो जो हमारी तिथि रेखा होती है, जो हमारा, ये पहले हम समय रेखा को समझते हैं। तो जो हमारी समय रेखा होती है, जब यहाँ पर सूरज पहुँचता है, तो यहाँ पे सूरज पहुंचता है, और यहाँ से जो हमारी तिथि निर्धारित होती है, तो डेट यहाँ से बदलेगा, और समय यहाँ से निर्धारित करते हैं, डेट यहाँ से। तो जैसे ही सूरज इस रेखा को डाक के यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे एक नई डेट लग जाती है, यहाँ पर एक नई डेट लग जाएगी। जैसे ही सूरज इस रेखा को डाक के इधर आया, तो एक नई डेट लग गई, और यहाँ पर अभी पुरानी डेट चल रही होगी, ठीक। तो एक बात याद रखने की जरूरत है कि जब हम इधर से, यानी कि हम इधर से, इस रेखा से इधर आते हैं, तो एक दिन का हमें लाभ मिलता है, एक दिन का लाभ मिलता है। और अगर हम इस रेखा से इधर आते हैं तो एक दिन की हमें हानि हो जाती है, ठीक है ना, लॉस ऑफ डे, ठीक, लॉस ऑफ डे हो जाता है, ठीक। तो जब हमारा, हम कहाँ से, जब हम पूरब से पश्चिम की ओर आ जाते हैं, पूरब से पश्चिम, तो हमें क्या होता है, लॉस ऑफ डे होता है, ध्यान रखना। और जब हम पश्चिम से, वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं, तो हमें प्रॉफिट ऑफ डे, यानी कि दिन का एक लाभ होता है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और पूछता है कॉन्सेप्ट में, जैसे पूछता है कि यहाँ पे अगर आप मान लीजिए 1 जनवरी पे यहाँ पे थे, ठीक ना, 1 जनवरी पे यहाँ पे थे, और आप जैसे ही सूरज यहाँ पे आया, तो यहाँ पे अब 2 जनवरी हो गई, ठीक। अब जहाँ यहाँ पे 2 जनवरी हो गई, तो कोई बंदा यहाँ पे 2 जनवरी जो नया ईयर नहीं मना पाया है, वो फिर से इस में डाक जाएगा, क्योंकि जाएगा इस रेखा को डाक के, यहाँ पे अभी 1 जनवरी ही चल रही होगी, ठीक ना। तो यहाँ पे 1 जनवरी ही अभी मनाया जा रहा होगा। तो एक दिन में 2 बार नया साल लोग मना लेते हैं,
ठीक, जो इसके इस इंटरनेशनल डेट लाइन के पास में रहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको लॉस ऑफ डे और गेन ऑफ डे का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब ये जो समय रेखा है, मान लीजिए ये समय रेखा जो है पूरी पृथ्वी कितने घंटे में अपना ये रोटेशन पूरा करती है, 24 घंटे में अपने अक्ष पर वो पूरी 360 डिग्री घूम जाती है। ठीक, 24 घंटे में, तो 24 घंटे में अगर वो 360 डिग्री घूम जा रही है, 24 आवर में 360 डिग्री, ठीक, तो एक घंटे में कितना आ जाएगी, एक घंटे में ये कितना होगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, ठीक, तो 15 डिग्री घूमेगी, 15, एक घंटे में 15 डिग्री घूम गई, ठीक, और 60 मिनट में भी 15 डिग्री घूम रही है। ठीक, 15 डिग्री 60 मिनट में भी 15 डिग्री घूम रही है। अब हमें इसे मिनट में अगर करना हो तो एक मिनट में अगर, या हम पूछे एक डिग्री में कितने मिनट घूमे, कितने मिनट में घूम रही है, एक डिग्री में घूमने में उसको कितना समय लग रहा है, तो 15/60 हो जाएगा, यानी कि 4 मिनट। 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम रही है। ठीक, 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूम रही है। ठीक, तो 4 मिनट में अगर पृथ्वी 1 डिग्री घूम रही है और हम आपको कहें कि पृथ्वी अगर 4 मिनट बीत गए, तो यानी कि पृथ्वी अपने जो ये इससे है वो 4 डिग्री, यानी कि ये हमारा जो देखो, अब इसको आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में विभाजित किया गया है। ठीक, और जो भारत की मानक समय रेखा है वो गुजरती कहाँ से है, 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री से गुजरती है, जो कि प्रयागराज से होके जाती है हमारे। ठीक, तो 82.5 डिग्री से गुजरती है। 82.5 डिग्री से गुजरने के कारण ये देखिए ईस्ट की ओर है, तो सबसे पहले सवेरा और सबसे पहले दिन यहाँ से प्रारंभ होगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, नई तिथि यहाँ से चालू होगी। तो सूर्य पहले जापान में दिखेगा, फिर यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा, फिर इंडोनेशिया में दिखेगा, फिर यहाँ पे थाईलैंड में दिखेगा, बांग्लादेश में दिखेगा, फिर दिल्ली में दिखेगा, फिर पाकिस्तान में दिखेगा, फिर ये मिडिल ईस्ट में दिखेगा, फिर साउथ अफ्रीका में, फिर ऐसे दिन की शुरुआत तो इधर से हो रही है, कहाँ से, जहाँ से इंटरनेशनल डेट लाइन ये सूरज टाप की इधर आ रहा है, तो इस तरफ आते आते तो ये क्या होता है, जब इधर सूरज बढ़ता है तो हम देखते हैं कि यहाँ से ये स्थान कितने डिग्री की दूरी पर है, कितने पहले यहाँ पर है। ठीक, तो हम यहाँ से देखते हैं जो भारत 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री को हम 75 प्लस क्या कर सकते हैं, 7.5 डिग्री लिख सकते हैं। तो 75 का मतलब क्या हो गया, 75 का मतलब क्या हो गया, 15×5 = 75, तो 5 घंटा हुआ, 5 घंटा हुआ। और 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री का मतलब क्या है, 7.5 डिग्री का मतलब है आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट। तो 5 घंटा ये प्लस 7.5 डिग्री का मतलब 30 मिनट। तो भारत का जो टाइम है वो प्लस 30, 5:30 मैंने बताया ना, प्लस 5:30 अहेड ऑफ GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो 5:30 GMT से हमारा ये आगे है। क्यों आगे है, क्योंकि सूरज इधर से निकलता है और जो हमारा टाइम होता है इधर से प्लस, यानी कि हम समय में क्या करेंगे, अगर समय में हम वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो हमारे समय में क्या होगा, पॉजिटिव प्लस धनात्मक। वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो हमारे प्लस का समय बढ़ेगा हमारा। ठीक, और जब हम ईस्ट से वेस्ट की ओर आएंगे तो हमारा जो समय है वो घटेगा। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि समय कैसे घटता है और तिथि कैसे बदलती है। ठीक है ना, तो आपको ये बात समझ में आ गया। अब मैं एक उदाहरण के माध्यम से अगर आपको समझाऊं, मान लीजिए आपको मैं कहूं 0 डिग्री पर 12 बज रहे हैं। ठीक, 12 बज रहे हैं 0 डिग्री पर, तो बताइए कि 30 डिग्री वेस्ट पर क्या समय हो रहा होगा, 30 डिग्री वेस्ट पर समय क्या हो रहा होगा। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइए। अब आपको इसको मैंने समझा दिया कि किस तरीके से ये समय घटता बढ़ता है। ठीक, अब जब मैंने ये आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये समय घटता बढ़ता है, तो आपको सबसे पहले इसका आप प्रयोग करना है। ठीक, अब देखिए 12 डिग्री, सबसे पहले हम यहाँ 12 कहाँ पर बज रहा है, 0 डिग्री, ये हमारी 0 डिग्री है, 0 डिग्री पर 12 बज रहा है। ठीक, 0 डिग्री पर 12 बज रहा है, 12 आप मान लीजिए ये PM हो रहा है। ठीक, 12 PM, ठीक, 12 PM हो रहा है ना। अब 12 PM अगर हमारा 0 डिग्री पर हो रहा है तो हम जा किधर रहे हैं वो देखिए अपने रेफरेंस लाइन से। रेफरेंस लाइन हमारी 0 डिग्री है और 0 डिग्री से हम जा रहे हैं वेस्ट की ओर, तो हमारा समय क्या होगा, हमने ईस्ट में बताया था आपको समय बढ़ेगा और वेस्ट में माइनस होगा। ठीक, तो वेस्ट में अगर हम जा रहे हैं, कितने डिग्री जा रहे हैं, 30 डिग्री जा रहे हैं, तो कितने डिग्री पर 1 घंटा कम होगा, 15 डिग्री पर 1 घंटा कम होगा, तो 30 डिग्री पर 2 घंटा कम होगा। तो 12 हमारा यहाँ पे PM चल रहा था, इस पर हमारा 12 PM चल रहा था, तो यहाँ पर हमारा क्या चल रहा होगा, 30 डिग्री वेस्ट पर। यहाँ पर अभी हमारा 12 में से 2 जाएगा, कितना जाएगा, कभी जाएगा, इधर 10 आएगा, तो ये हमारा अभी 10 AM ही हो रहा होगा, यानी कि यहाँ पे अभी 10 बजे का सबेर हो रहा होगा, 30 बजे, और यहाँ पे 12 हो चुका है। अब भारत में क्या हो रहा होगा, भारत में अगर इसी रेफरेंस से निकाले, अगर यहाँ पे 0 है तो भारत में 82.5 डिग्री जोड़ो, इसमें 82.5 डिग्री हम किधर आएंगे, 82.5 डिग्री अगर हमें भारत के मानक समय पर आना है तो 82.5 डिग्री ईस्ट में आना पड़ेगा, तो 75 डिग्री, तो यानी कि 5 घंटा पहले इसमें जोड़ना पड़ेगा, 5 घंटा जोड़ना पड़ेगा, फिर 7.5 डिग्री का कितना जोड़ना पड़ेगा, 7.5 डिग्री का आधा घंटा, यानी कि 30 मिनट, तो 12 कितना हो जाएगा, 5 बज जाएगा, 5:30, यानी कि भारत में उस समय 5:30 हो रहा होगा। ठीक,
तो ये बात आपको खूब बढ़िया से क्लियर हो गई है ये कि किस तरीके से ये समय रेखा, तिथि रेखा काम करती है, किस तरीके से हम दूसरे देशों का समय निर्धारित करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। सीडीएस, सीएपीएफ, सिविल सर्विस, अब एसएससी का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसमें भी अब ये प्रश्न आने प्रारंभ हो जाएंगे और ये सब जरूरी है कि आप लोग पढ़ लें। एक बार पढ़िए, बस कहानी खत्म करिए और ये मत डिसाइड करिए कि कौन सा एसएससी का है, कौन यूपीएससी का है, कौन सीडीएस का है, कौन सीएपीएफ का है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाइए, फिर उसके बाद मजा ही मजा है। ठीक है ना, फिर इसकी मजे ही मजे, समझ रहे हो ना। हाँ चलो आगे देख। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ये महत्वपूर्ण है, इसको आप सब नोट डाउन करते रहिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक पढ़ाते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम आपको बता देते हैं ये जो इंपॉर्टेंट, जो हमारी इंटरनेशनल, जो ये प्राइम मेरिडियन है, हमारी प्राइम मेरिडियन जो है हमारा, वो कहाँ कहाँ से गुजरता है। जो हमारा प्राइम मेरिडियन है वो सबसे पहले यूके से गुजरता है, फिर फ्रांस से गुजरता है, फिर स्पेन से, फिर अल्जीरिया से, फिर माली से, फिर ये बुर्किना फोसो से, फिर टोगो से, फिर घाना से। ठीक, तो ये इनको याद में रख लेना। बहुत लोग इसका ट्रिक बना के रखे हैं जिसका नाम है बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम। ठीक, बीएसएफ गेम इन टोगो, बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम। ठीक, किंगडम से यूके, बीएसएफ माने ये हो जाएगा हमारा ये बुर्किना फोसो, फ्रांस, स्पेन, और ये गेम से जी से हमारा घाना हो जाए, एम से माली हो जाएगा, ए से हमारा अल्जीरिया हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो, ये हमें समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं रोटेशन और रिवोल्यूशन। हमने आपको बता ही दिया है, एक बार फिर से रोटेशन और रिवोल्यूशन को समझ लीजिए, क्योंकि रोटेशन और रिवोल्यूशन के समझने के बाद ही आप ये हमारे जो हमारा सीजनैलिटी वाला वो होता है उसको समझ पाएंगे। तो सीजनैलिटी को समझने के लिए आपको रोटेशन और रिवोल्यूशन, यानी कि परिक्रमण और परिभ्रमण, दो गतियों को समझने की आवश्यकता है। तो रोटेशन, पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही हो उसे हम रोटेशन कहते हैं। इसके लिए पृथ्वी अपना कितना समय देती है, इसके लिए पृथ्वी अपना जो समय देती है वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड देती है, जिसे हम लगभग 24 घंटा मानते हैं। ठीक, और जो रिवोल्यूशन है, रिवोल्यूशन होता है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसे हम रिवोल्यूशन कहते हैं। ठीक, रोटेशन और रिवोल्यूशन आपको क्लियर हो गया। ठीक, तो हमने कल भी बताया था कि पृथ्वी ऐसे घूम रही है, ऐसे, ठीक, ऐसे चल रही है, और बीच में क्या है, बीच में सन है, बीच में सन है, ये जो गोला खींच रहा हूं मैं, और ये सन है, और ये पृथ्वी का ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल पाथ है, और ऑर्बिटल पाथ पर ये अपने चल रही है। कैसे चल रही है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई, और जो ऑर्बिटल प्लेन है उससे 66.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा कि अपने वो जो ऑर्बिटल प्लेन से उसका जो झुकाव है, ऑर्बिटल प्लेन से उसके झुकाव, पृथ्वी का जो झुकाव है वो हमारा कुल मिला के कितना है। जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है और ये उसका, और ये उसकी ऑर्बिट है। ठीक, ये आपको समझ में नहीं आएगा, हालांकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया है। आप ये मान लीजिए ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा जो है ऑर्बिटल प्लेन है, ये है हमारा ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन से इसका जो झुकाव है वो 66.5 डिग्री है। ठीक, 66.5 डिग्री, और ये जो ऊपर से झुकाव है हमारा ये मेन एक्सिस से उसका, वो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। रोटेशन और रिवोल्यूशन आपको समझ में आ गया। अब हम चलिए समझते हैं सीजनैलिटी के बारे में। सीजनैलिटी यानी कि ये रोटेशन और रिवोल्यूशन किस तरीके से मतलब कि ये मौसम और दिन और रात परिवर्तन के लिए कारक बनते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम रोटेशन को समझते हैं। रोटेशन हमारा किन किन चीजों में प्रभावी होता है। रोटेशन के लिए हमें किन चीजों की, जैसे मानो ये रोटेशन, रोटेशन पृथ्वी यहाँ पे है, ठीक, ये सूरज है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, अर्थ एंड सन। मान लो पृथ्वी केवल अपनी जगह पर ही घूमती होती और ये वाला जो गति है वो ना होती, ये वाली जो गति है रिवोल्यूशन ना होता, केवल रोटेशन रोटेशन होता, रोटेशन होता तो एक ही जगह पर ऐसे घूमे जाती, एक ही जगह पर ऐसे घूमे जाती। तो अब जैसे यहीं खड़ी होकर घूमे जाती तो क्या बस होता, भारत ऐसे सूर्य की किरण ये 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती और सूरज की किरण एक ही जगह पर पड़ती रहती, एक ही जगह पर, न ऊपर पड़ पाती न नीचे पड़ पाती, एक ही जगह पर पड़ती रहती। तो इससे क्या होता, दिन और रात तो हो रही होती, सूरज का प्रकाश दिन और रात तो हो रहा है, लेकिन इससे मौसम चेंज नहीं हो रहा है। तो ध्यान रखना है, रोटेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डे एंड नाइट के लिए, डे एंड नाइट। डे एंड नाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा रोटेशन। रोटेशन से हमारा दिन और रात हो रही है, ठीक ठीक, ये ध्यान रखना। अब हमारा जो मौसम चेंज हो रहा है, ठंडी गर्मी इन सब चीजों के बाद, और ये बसंत ऋतु और ये शीत ऋतु, इन सब चीजों के विषय में हम रिवोल्यूशन को समझेंगे। रिवोल्यूशन, अब समझिए आप, रिवोल्यूशन समझना है आपको, इसे परिभ्रमण बोलते हैं, ठीक। अब समझिए ये है हमारी पृथ्वी, चलिए आपको इसमें समझा देते हैं, ये चित्र लगाए हुए हैं तो इसको समझिए। देखिए अब क्या है, पृथ्वी एक तो अपने अक्ष पर घूम रही है, अक्ष पर घूम रही है, साथ में ऐसे इधर भी जा रही है, ऐसे 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 पूरे 12 महीने होते हैं। तो जो 21 जून होता है, 21 जून, जून यहाँ पे काट दिया,
फिर इसने जुलाई, अगस्त और सितंबर यहाँ आ गई पृथ्वी। अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर आ गई पृथ्वी। और ये जनवरी, फरवरी और ये मार्च में आ गई पृथ्वी। अप्रैल, मई और फिर ये जून में आ गई। तो ये 12 महीने में देख रहे हो पृथ्वी की स्थिति इस तरीके से है। 12 महीने की पूरी पृथ्वी इस तरीके से रहती है, एक तो अपने स्थान पर लगातार घूमती रहती है और ऐसे ऐसे सूर्य का चक्कर काटती रहती है ऐसे। ठीक, तो अब देखिए जो हम प्रारंभ करें जून, 21 जून में जो होता है, 21 जून के बारे में, जब हमारी पृथ्वी 21 जून का दिन जो होता है उस समय में नॉर्थ हेमिस्फीयर, समझ लिए क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर जैसी ये पृथ्वी है ना, इसको जब दो भाग में बांट दिए तो आधा गोला ऊपर आधा गोला नीचे, तो जो ऊपर का होता है उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलेंगे और जो नीचे का होगा उसे साउथ हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो जो हमारा 21 जून का समय होता है, 21 जून में उत्तर भारत में सबसे बड़ा यानी कि सबसे लंबा दिन होता है। उत्तर भारत की बात नहीं, मतलब उत्तर हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे लंबा दिन होता है, उस समय प्रकाश की किरण सबसे ज्यादा लंबवत कहाँ पड़ती रहती हैं, ये देखिए। हम जब इसके अक्षांश को बनाएंगे तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री, ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री, ठीक, नॉर्थ 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया हमारा 23.5 डिग्री साउथ। तो इस समय देखिए सबसे ज्यादा जो लंबवत किरण पड़ रही है 23.5 डिग्री पर पड़, 0 से 23.5। तो यहाँ पे जून के समय में जहाँ ज्यादा किरण पड़ेंगी तो वहां गर्मी होगी, वहां सबसे ज्यादा गर्मी होगी। तो 21 जून में भारत में गर्मी होती है ना, उसी गर्मी को, उसी समय को हम भारत में समर सोलिस्टिक बोलते हैं। सोलिस्टिक क्या होता है, इसको आप सोलिस्टिक या सीजन कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 21 जून जब सूर्य, अब सोलिस्टिक का मतलब है जब सूरज अपने उच्च बिंदु पर हो, अयनांत बोलते हैं इसको, उच्च बिंदु पर हो, वहां से ऊपर नहीं जाएगा, वहां से फिर हम नीचे ही लौटेगा, ठीक, तो उसे हम सोलिस्टिक कहते हैं, उसे अयनांत बोलते हैं, ठीक। तो समर सोलिस्टिक का दिन कब होता है, 21 जून को। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 23 डिग्री नॉर्थ पर इस समय सबसे ज्यादा वो पड़ रहा है। और देखो एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है, ये जो टिल्ट है एक्सिस पे, मेन तो एक्सिस ये है पृथ्वी का, लेकिन ये 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण, 23.5 डिग्री के झुकाव के कारण ही सीजन भारत में ये मौसम चेंज होता है, ठीक। तो याद रखना, अगर ये केवल रेवोल्यूशन बोले तो नहीं, रेवोल्यूशन प्लस टिल्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, क्या कहते हैं, भारत के लिए, ये मौसम चेंज के लिए। अब देखिए अगर नॉर्थ में पूरे लंबवत प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये जो हमारा साउथ पोल है, साउथ पोल में क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तिरछी प्रकाश की किरण आ रही होगी। तो जब तिरछा प्रकाश का किरण आएगा तो साउथ में ठंड पड़ जाएगी। तो जब साउथ में ठंड पड़ने लगती है तो जो ये समय भारत के लिए होगा उसका विपरीत हमारा किसके लिए होगा, साउथ पोल वालों के लिए होगा। तो ध्यान रखना है कि उसका जस्ट विपरीत साउथ पोल, यानी कि अफ्रीका और जो नीचे देश है वहां पे ठंड पड़ रही होगी, ठीक। जब ये हमारा सूरज कहाँ होगा, उत्तर में। इसे ही हिंदू पंचांग में उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं ना। सूर्य अभी उत्तरायण है यानी कि उत्तर दिशा में है, दक्षिणायन यानी कि दक्षिण भाग में है, दक्षिण यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक। अब बीता क्या, जब अब देखो विंटर इन साउथ हेमिस्फीयर बताया मैंने, समर इन नदर्न हेमिस्फीयर। अब समय बीतता है और पृथ्वी आती है घूम के यहाँ पे, और ये समय होता है 23 सितंबर। इसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। इक्विनॉक्स तब होता है जब क्या नाम है, सूर्य की प्रकाश की किरणें लंबवत कहाँ पड़ने लगे, पृथ्वी के इक्वेटर पर पड़ने लगे, 0 डिग्री पर पड़ने लगे। तो सबसे लंबवत प्रकाश की किरण जब इक्वेटर पर पड़ने लगती है तो उसे, अब सितंबर का समय भारत में क्या होता है, सितंबर का समय जो भारत में होगा वो आटम का समय होगा, ठीक। आटम सीजन होगा जिसे हम शरद ऋतु के नाम से जानते हैं, ठीक। ये इस समय क्योंकि हमारा जो बसंत का ऋतु आता है वो आता है, हमारा जो बसंत का ऋतु आता है वो मार्च और के आसपास आता है। तो हमारा बसंत यहाँ होगा, लेकिन साउथ हेमिस्फीयर में जो होगा उनका बसंत यहाँ पे होगा, ठीक। तो ये आपको समझने, आप नॉर्थ साउथ से कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको जो परीक्षा में पूछता है, अगर ये पूछता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होगा तब आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर में बताना है, और अगर नहीं भी पूछता है कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या है तब भी आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर का बताना है। और मान लीजिए वो साउथ हेमिस्फीयर का नाम लेके बताता है तब आपको साउथ हेमिस्फीयर को बताना होगा कि उस समय साउथ हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होगा, ठीक। तो 23 सितंबर का जो समय होता है वहां पे सूर्य की प्रकाश की किरणें 0 डिग्री इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, और फिर उसके बाद वहां पे ऑटम सीजन होता है। कहाँ पे ऑटम सीजन होगा, यहाँ पे नॉर्थ में, और साउथ में स्प्रिंग सीजन होगा। ऑटम सीजन नॉर्थ में और स्प्रिंग सीजन साउथ में, ध्यान रखना। अब आगे बढ़ेगा, और जब 22 दिसंबर का समय आएगा तो 22 दिसंबर के समय में नॉर्थ इंडिया, भारत में क्या हो जाती है, भारत अपनी स्थिति से चेक करते रहो कि भारत में उस समय क्या स्थिति थी, तो उससे जब देखोगे ना तो आसानी से समझ में आएगा। तो जब 22 दिसंबर का समय आता है तो भारत में ठंड पड़ने लगती है ना, भारत में ठंड पड़ने लगती है। तो देखो यहाँ अगर हम ये हम बनाए हैं तो भारत किस हेमिस्फीयर में स्थित है, भारत नदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, और 23.5 डिग्री भारत से होकर गुजरती है बीचों बीच। तो 23.5 डिग्री पर प्रकाश की किरण थोड़ी ना डायरेक्ट पड़ रही है, अब 23.5 डिग्री साउथ पर प्रकाश की किरण डायरेक्ट पड़ रही है। तो इस समय यहाँ पे गर्मी होगी, यानी कि दिसंबर महीने में वहाँ पे गर्मी होगी। जब हमारे यहाँ ठंडी होगी तो वहाँ पे गर्मी हो जाएगी। तो 23.5 डिग्री दिसंबर में भारत में ठंडी हो जाएगी, क्योंकि भारत यहाँ कहीं स्थित है, भारत इसी जगह स्थित है, इस आधे में। तो अब यहाँ पे प्रकाश की किरण तिरछी पड़ रही है सूर्य की, और डायरेक्ट कहाँ पड़ रही है, साउथ वाले हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध
उत्तरार्ध में, ठीक। तो ये कौन सा हो गया, ये समर इन सदर्न हेमिस्फीयर और विंटर इन नदर्न, यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर में भारत है, यानी कि 22 दिसंबर के समय भारत में ठंड भी होती है। अब आ जाते हैं, आगे बढ़ता है, आगे बढ़ती है पृथ्वी, और फिर एक बार इक्विनॉक्स आता है, कब, 21 मार्च को। जब ये इक्विनॉक्स, तब ऑटम सीजन कहाँ शिफ्ट हो जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में, और जो इक्विनॉक्स में वो स्प्रिंग सीजन है वो कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो नदर्न हेमिस्फीयर में। तो यानी कि यहाँ पे हमारे यहाँ बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है मार्च से, ठीक। अब मार्च के बाद से फिर हमारा धीरे से घूम के आता है फिर से जून में। तो यही पूरा 365 दिन की कक्षाएं चलती रहती हैं, ठीक। इसको सोलिस्टिक इक्विनॉक्स दोनों को समझ लेना है। सोलिस्टिक को सीजन से ही रिप्लेस कर दोगे, कोई ज्यादा दिक्कत कोई नहीं होगी। आप जिस सोलिस्टिक पूछे ना उसकी जगह मान लो समर सोलिस्टिक पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे आप समर सीजन बोल दो, अपने से ही लिख दो। तो समर सीजन तो पूछेगा कि समर सोलिस्टिक इंडिया में कब होगा, समर सोलिस्टिक यानी कि तुम अब बोल दो समर, अपने से ही सीजन ऐड कर लो कि समर सीजन कब होगा। तो समर सीजन का जो 21 जून, याद रखना 21 जून अपने आप ही लगा के चले आओगे। तो ये डेट 4 पॉइंट हो, इनको याद रख लेना, ठीक। 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और क्या है 21 मार्च, ठीक। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, किस तरीके से ऋतु परिवर्तन होता है, टिल्ट पर जो इसका एक्सिस का झुकाव है उसका क्या रोल है, और जो पृथ्वी का रेवोल्यूशन है उसका क्या रोल है। तो 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, ठीक। एक तो हमारा क्या हो गया, एक हमारा टिल्ट हो गया, टिल्ट यानी कि जो झुकाव है 23.5 डिग्री का, और ये रिवोल्यूशन, और एक है हमारा रोटेशन। रोटेशन से हमारा क्या होता है, रोटेशन से दिन रात होती है, रिवोल्यूशन और टिल्ट से हमारा मौसम चेंज होता है, ठीक। मौसम चेंज होता है, और ये हमारा दिन रात, ठीक। तो ये हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं, बहुत ही तरीके से। और ये एक एक दिन और रात का भी कॉन्सेप्ट पूछता है, उसको भी समझ लिए कि दिन और रात कहाँ लंबी होगी और कहाँ छोटी। अब ये बताइए, जब सूरज नदर्न हेमिस्फीयर में होगा तो जहाँ उजाला होगा वहां पे दिन लंबी होगी, यानी कि सूरज वहां है। तो जब यहाँ पे क्या नाम है सूरज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दिन लंबे होंगे, यानी कि गर्मियों में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं, रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। तो इस समय भारत में क्या हो रहा है, ठंड पड़ रही है, विंटर का समय है। तो इस समय क्या होगा, रातें लंबी होंगी, दिन छोटे होंगे। तो ध्यान रखना है, गर्मियों के समय में हमारे यहाँ क्या होता है, अब 21 जून के बाद से देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बढ़ते हुए आता है, यहाँ से दिन बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है, और 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है। और उसके बाद जब हम 21 जून से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से दिन छोटा होने लगता है और रात बड़ी होने लगती है, और इक्विनॉक्स पर आके दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की प्रकाश इक्वेटर पर पड़ रही है, यानी कि नॉर्थ और साउथ में बराबर बराबर तिरछी प्रकाश की किरणें जा रही हैं। तो इक्विनॉक्स में दिन और रात दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ और यहाँ दिन और रात बराबर हो जाएंगे। 21 जून में भारत में क्या होगा, भारत में दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। लेकिन यही साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा, वहां पे रात छोटी होगी, वहां पे रात बड़ी होगी, दिन छोटे होंगे। तो क्योंकि वहां पे ठंड पड़ रही होगी, ठीक। तो सेम यहाँ पे अगर हम बात करें तो ठंड के समय में भारत में क्या, रातें बड़ी हो जाती हैं और जो दिन है वो छोटे हो जाते हैं। लेकिन अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें उसी समय, तो उस समय सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी पड़ रही होगी, तो वहां पे दिन बड़े होंगे और रातें छोटी होंगी। बहुत दिमाग से, बहुत इमेजिनेशन से सोचना पड़ेगा, तभी ये समझ में नहीं आएगा, नहीं तो सबके लोगों के ऊपर से निकल जाएगा। तो दिमाग लगाओ, इमेजिनेशन करो कि इस समय सूर्य यहाँ पर है, भारत में ठंडी पड़ रही है। ठंड में का मतलब है कि भारत में दिन क्या होंगे, छोटे होंगे, और रातें क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो जो भारत में हो रहा होगा यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में जस्ट उसका उल्टा हो रहा होगा, ठीक। तो ऐसे इसको ध्यान रखना है। ये दिन और रात का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके लिए अच्छे से इमेजिनेशन पावर चाहिए। देखो सबके लिए आसान नहीं है कि समझ जाए, जबकि हमने बहुत आसानी तरीके से समझाने का प्रयास किया है, ठीक। और क्या है आज के लिए, इंटरनेशनल डेट लाइन बता दिए, इंटरनेशनल टाइम लाइन बता दिए, रिवोल्यूशन रोटेशन के बारे में बता दिए। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए हमने इतना ही आप लोगों के लिए प्लान किया था। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, जिसमें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी प्लस अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के साथ साथ कंटेंट को डिलीवर किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।